हेलो एवरीवन। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम एचपी। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी इनकम फ्रॉम एचपी एड में टैक्सेबल होगी। कोई भी इनकम फ्रॉम एचपी एड में टैक्सेबल होगी यदि पहली बात रेंटल इनकम होनी चाहिए, फ्रॉम द एचपी होना चाहिए, और उस एचपी की आप या तो ओनर हो या डीम्ड ओनर। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाली जो भी आपकी रेंटल इनकम होती है वो किस में जाती है? इनकम फ्रॉम एचपी। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उस हाउस प्रॉपर्टी की या तो आपको रियल ओनर हो या डीम्ड ओनर। क्या हो? ये कल हमने क्लास के अंदर पढ़ लिया था। और कल हमने स्टार्ट के अंदर एक और कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग डीम्ड ओनरशिप के पॉइंट्स। याद है? और डीम्ड ओनरशिप के अंदर कल मैंने क्लास के अंदर कितने पॉइंट पढ़ा दिए थे? 3 पॉइंट पढ़ा दिए थे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट्स अपने कवर हो गए थे। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। एक मिनट। यस, 3 पॉइंट अपने कल क्लास के अंदर कवर कर लिए थे। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4, परिजन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परिजन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, एंड बी इज अ परचेजर, ए इज द सेलर। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी यदि परचेज करते हो तो आप उसके मालिक तभी माने जाओगे जिसका नाम पेपर में बोलेगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है? पेपर। कौन से पेपर? रजिस्ट्री के पेपर। तो भैया जो रजिस्ट्री के अंदर जब यदि आपका नाम आ गया तो आप मालिक हो गए। लेकिन सेक्शन 53A जो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो पहले पढ़ा करते थे, सेक्शन 53A, ये सेक्शन 53A किसका? जो तुम्हारे सिलेबस से निकल गया, टॉपा। टॉपा मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है जनरली प्रॉपर्टी का मालिक तभी हो जब आपका नाम रजिस्ट्री पेपर के अंदर आएगा। लेकिन 53A देयर इज अ पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि यदि सेलर ने या सेलर से बायर ने, तो सेलर ने कोई प्रॉपर्टी बेची, बायर ने खरीद ली। तो बायर ने कैसे खरीदी? एग्रीमेंट टू सेल किया। क्या किया? ये आपको पता होगा, डायरेक्टली प्रॉपर्टी थोड़ी बेचोगे, रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री तो बाद में होगी। पहले आप क्या करोगे? एग्रीमेंट टू सेल करोगे कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेचने वाला हूं। तो मतलब ये कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ फ्रॉम द एंगल ऑफ सेल, एंड बायर के लिए एग्रीमेंट टू बाय। तो मींस सेलर ने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए बायर को क्या किया? एग्रीमेंट किया, और उसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट दे दिया। क्या दे दिया? आवाज नहीं आ रही? एडवांस पेमेंट दे दिया, और परचेजर ने प्रॉपर्टी का परिजन ले लिया। क्या ले लिया? क्या ले लिया? क्या ले लिया? प्रॉपर्टी का परिजन ले लिया। तो देन ऐसा परचेजर मालिक नहीं होने की बात भी, क्योंकि मालिक इसलिए नहीं है कि उसका नाम अभी भी रजिस्ट्री पेपर में नहीं है, क्योंकि अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है। लेकिन यदि सेक्शन 53A के अंदर यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आपका नाम आ जाता है, आप एडवांस दे देते हो क्योंकि आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी, कुछ एडवांस आपने दे दिया और प्रॉपर्टी का परिजन यदि आपने ले लिया है, तो देन ऐसा परचेजर क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शायद ये चैप्टर है अभी भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपने जेआईएल में पढ़ा होगा शायद। स्पेसिफिक रिलीफ है क्या आपके? वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, फिर लीव इट। अब हम डायरेक्टली समझ लेते हैं इनकम टैक्स एंगल से क्या बात याद रखनी है। यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है, यदि कोई परचेजर है, यदि उसका नाम पेपर डॉक्यूमेंट्स में, तब तो वो ओनर है। अब तो वो ओनर है। मैं यहाँ पे डीम्ड ओनर की बात कर रहा हूं। डीम्ड ओनर इसलिए क्योंकि पेपर में भी आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एग्रीमेंट टू सेल हो गया, एडवांस भी आपने दे दिया, और उस एडवांस के बदले प्रॉपर्टी का परिजन आपको मिल चुका है। तो देन ऐसा परचेजर रियल में ओनर नहीं होने के बावजूद भी क्या माना जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? समझ में आ रही बात? क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। समझ में आ गया? कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर 4, पोजीशन ऑन। क्या दिया हुआ है?
परिजन ऑन दी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये हुआ कि आपने कोई एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब ये कि कुछ कंसिडरेशन आपने एडवांस के फॉर्म में दे दी और उसके बदले आपको क्या मिल जाता है, प्रॉपर्टी का परिजन मिल जाता है, तो परिजन माना जाएगा कि आप डीम्ड ओनर बन चुके हो। तो ए पर्सन हु इज अलाउड, क्या ए पर्सन हु इज अलाउड मतलब मिल गया है, क्या मिल गया, टू टेक or retain possession of any building or part thereof in the part performance of contract। चलिए part performance का मतलब क्या हुआ, आपने consideration partly पे कर दी, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब आपने कुछ कंसिडरेशन पे कर दिया, उस कंसिडरेशन के एवज में आपको बदले में क्या मिला है, प्रॉपर्टी का परिजन मिल गया है, क्या मिल गया है, और जो प्रॉपर्टी का परिजन मिला है तो ये माना जाएगा कि वो डीम्ड, यही लिखा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। पॉइंट नंबर 4। गुड मॉर्निंग बेटा, पॉइंट नंबर 4 समझ में आया, क्या है पॉइंट नंबर 4? मैंने सेलर ने एडवांस दे दिया, क्योंकि एक्चुअली आपको ये बात ऐसे समझनी है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक को, यदि आपका नाम पेपर के अंदर आता है, पेपर के अंदर नाम आएगा तो आप मालिक का, लेकिन यहाँ पे पेपर में नाम नहीं आया क्योंकि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन भैया रजिस्ट्री करने से पहले जो एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और बायर ने अपने तरफ से जो कंसिडरेशन बनती है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंसिडरेशन आपने पे कर दी और उस कंसिडरेशन पे करने की वजह से सेलर ने आपको क्या दिया है, परिजन भी ट्रांसफर कर दिया है। दोनों बातें याद रखनी है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि बायर ने कंसिडरेशन पे कर दिया एडवांस में, उससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कंसिडरेशन बायर ने सेलर को दी है उसके बदले सेलर ने बायर को क्या किया बेटा, परिजन एंड ओवर कर दिया है। तो देन वो जो बायर है वो क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द पॉइंट नंबर 4। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। यदि कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है फॉर मोर देन 12 years, लीज फॉर 12 years और मोर, तो यदि कोई प्रॉपर्टी लीज पे आप दे रहे हो तो दो पार्टीज होगी लीज पे, देने वाला लेसर और जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है उसको क्या बोलेंगे, लेस। ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा होगा, लीज पे देना मतलब लेसर और जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली है दैट इज अ लेस। मालिक कौन है, रियल में ओनर कौन है। लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन बना रखा है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन को लीज पे दी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 years और मोर, कितने साल, 12 साल या 12 साल से ज्यादा, 12 साल या 12 साल से ज्यादा यदि आप किसी को प्रॉपर्टी लीज पे देते हो, अदर देन मंथ टू मंथ रिन्यूअल या ईयरली रिन्यूअल, किसके अलावा जैसे आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी 12 साल के लिए देता हूं लेकिन एवरी ईयर तुम्हें रिन्यू कराना पड़ेगा, तो इसका मतलब रिन्यूअल बाय डिफॉल्ट 12 साल नहीं है, एवरी ईयर रिन्यू होगा, तो भी ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जहां पे प्रॉपर्टी का रिन्यूअल मंथली और ईयरली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मंथली और ईयरली रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। और आपने लीज पे कितने पीरियड के लिए दे रखी हो, 12 years और मोर, तो दैट लेसी मालिक है क्या, नहीं है। मालिक कौन है, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इट विल बी ए डीम्ड ओनर। नहीं, ये समझ में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। आपकी प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी किसी को लीज पे देते हो, क्या बेटा, आपकी कोई प्रॉपर्टी और आप उस प्रॉपर्टी को किसी को लीज पे देते हो, तो वैसे जो रियल ओनर है वो लेसर ही है। प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी में मेरा लीगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम से है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का मालिक नहीं। लीज पे देने से सामने वाला कैसे मालिक बन जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स से बोलता है कि यदि लेसर ने लेसी को कोई प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी लीज पे दी है, कितने पीरियड के लिए, मोर देन या 12 years या मोर देन 12 years, कितना पीरियड, 12 years और मोर देन 12 years यदि कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के द्वारा लीज पर दी जाती है अदर देन मंथली, मतलब मैं तुम्हें 13 साल के लिए लीज पे देता हूं लेकिन इसका रिन्यूअल मंथली होगा या इसका रिन्यूअल रियली होगा, तो वो कवर्ड नहीं। तो ऐसा मतलब यदि
रिन्यूअल ईयरली होगा। इसका मतलब मैंने आपको बोलने के लिए 12 साल या 13 साल कर दिया, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रिन्यू करूंगा नहीं करूंगा। तो यहां पे पॉइंट ये आता है कि दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या दोनों? कोई पर्सन किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, कितने पीरियड के लिए? 12 इयर्स और मोर। और साथ में ये याद रखना पड़ेगा अदर देन मंथ टू मंथ और ईयरली रिन्यूअल के अलावा होना चाहिए। तो दैट जिसने प्रॉपर्टी लीज में ली है वो किराएदार, किराएदार ही बोलते हैं हिंदी में, तो वो किराएदार, वो लेसी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि यदि फॉर एग्जांपल मैंने, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मैंने भूमिका को, मैंने कोई प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी लीज पे दी, फॉर एग्जांपल 13 साल या 15 साल या 12 साल या 18 साल, लेकिन उसका रिन्यूअल मंथली होगा या ईयरली होगा? नहीं, ये लिखा हुआ है। तो फिर वो जो लेसर है वही मालिक माना जाएगा, लेसी मालिक नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स में, क्योंकि ईयरली रिन्यूअल है। क्या है? ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ना तो ईयरली होना चाहिए ना मंथली होना चाहिए। इसका मतलब आपने डायरेक्टली 4 साल तो मिनिमम दे दिया, 5 साल तो मिनिमम दे दिया, वो वाली बात है। ईयरली रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, एवरी ईयर बेसिस पे रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपने एक साथ दे दी 12 साल के लिए, खत्म कहानी। ईयरली रिन्यूअल नहीं है, मंथली रिन्यूअल नहीं है। समझ में आ रही बात बताओ? पॉइंट नंबर 5, person holding the right for not less than 12 years, मतलब 12 years or more, any person who acquires a right not less than 12 years, excluding, ब्रैकेट में क्लियरली दिया हुआ है, with excluding any right by the way of lease from the month to month or for a period not exceeding 1 year, मतलब yearly up to 1 year, उनको छोड़ के यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी पे राइट एक्वायर किया, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपने लीज पर ली है फॉर ए पीरियड ऑफ 12 इयर्स और मोर देन 12 इयर्स इन रेस्पेक्ट विद द बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, तो देन वो पर्सन क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? हर जगह अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग दिया हुआ। इनकम टैक्स में 12 इयर्स, मतलब प्रैक्टिकली बड़े लफड़े इनमें। हाउस प्रॉपर्टी वैसे ही बड़ा लफड़े वाला है, वो पता होगा, तुम लोगों ने भी बहुत सारे केसेस देख रखे होंगे। तो वो अलग जगह हर जगह अलग अलग पर्पज के लिए कंसिडर किया जाता है, कोर्ट के अंदर अलग। और अब तो वैसे भी लोग बहुत सारे काफी चेंज हो गए, लेकिन अभी जो पुरानी प्रॉपर्टीज है तो पुराने तरीके से चल रही है कि किराएदारी मालिक बन जाता है। तो मुझे मैं समझ गए वाली बात, लेकिन इनकम टैक्स एंगल से बात की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम कैसे टैक्सेबल होगी। जो तुम्हारा पॉइंट है वो अलग है कि आपने प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, मैं खाली तब करूंगा जब तू मेरे को 1 करोड़ देगा। ये आपकी जो सिटी के अंदर है, जो एमआई रोड है, जोरी बाजार है, उसके अंदर जो पुराने जमाने की प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तो किराएदारी मालिक है आज। ये शायद तुम्हारे साथ वो भी रखा होगा, या तुमने कर रखा होगा, या तुमने सुन रखा होगा, जो भी होगा, वन ऑफ द केस। ये बड़ा कॉमन है, जो लोकल जयपुर के सबको पता होगा, घर घर की कहानी है कि भैया किराएदार को उसने किराया कितना पे किया है? 100 रुपए पर मंथ। पहले ऐसे हुआ करते थे, 200 रुपए पर मंथ, मतलब उस बंदे ने टोटल अब तक 3 लाख का किराया दिया। आज वो किराएदार आपको आके बोलता है प्रॉपर्टी चाहिए ना, या तो तू मेरे को बेच दे, या तू बाहर में जा 3 करोड़ दे मेरे को, तब बेचने दूंगा, वरना मैं तो जाने वाला नहीं, जो करना है। और एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपन नॉर्मल प्रॉपर्टी वाले लोग पढ़ने नहीं जा रहे। और दूसरी बार अपन तो यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी आपका रेंटल इनकम है वो कैसे टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? ये मैंने पहले ही बता दिया, या तो रियल ओनर टैक्सेबल होगा या डीम्ड ओनर टैक्सेबल होगा। और यदि ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो इनके रिगार्डिंग यदि डीम्ड ओनर है तो डीम्ड ओनर इज लायबल टू पे द टैक्स, और लीगल ओनर है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं। समझ में आ गया? डीम्ड ओनर के केस में जो डीम्ड ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का वही टैक्स पे करेगा। रेंटल इनकम के रिगार्डिंग जो लीगल ओनर है वो टैक्स ही पे करेगा। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि किसी इंडिविजुअल ने स्पाउस को एचपी ट्रांसफर कर दी
तो वैसे लीगल ओनर कौन है? स्पाउस, क्योंकि भैया तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया तो प्रॉपर्टी मेरे नाम से होगी तो मैं ही हूं ना ओनर। तो लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है? ट्रांसफरी, ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ट्रांसफरर, वो इंडिविजुअल। याद आया बेटा? लेकिन उसमें कंडीशन थी, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर राजेश, सब रेडी है बेटा? सेक्शन 27 पर बेस्ड है। Mr. Rajesh transfer a property of market value 38 lakh rupees to his wife out of natural love। ये शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, CACET में या एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा। नेचुरल लव इज नॉट ए कंसिडरेशन। प्यार मोहब्बत कोई कंसिडरेशन नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पढ़े होंगे, मजे लिए होंगे तुम कि प्यार मोहब्बत मतलब प्यार अंधा होता है, तो ये क्या कंसिडरेशन है? वो तो अंधा है वैसे ही। तो जो नेचुरल लव है या अफेक्शन है, जो भी आप बोलो, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। तो मिस्टर राजेश ट्रांसफर मतलब इंडिविजुअल 38 लाख रुपीस का हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को प्यार मोहब्बत में ट्रांसफर कर देता है। अब उससे रेंटल इनकम आ रही है 2 लाख रुपीस की। तो रिसीव कौन कर रहा है? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है? स्पाउस, वाइफ, वाइफी, जो भी आप बोलो। तो 2 लाख रुपीस का रेंटल इनकम किसको मिल रहा है? वाइफी को। हाउ विल दी प्रॉपर्टी इनकम बी टैक्स? किसके एंड में टैक्स होगी? नॉट इन द एंड ऑफ वाइफी, इट विल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ मिस्टर राजेश ट्रांसफर, क्योंकि ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। तो डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? मिस्टर राजेश माना जाएगा। और वैसे लीगल ओनर कौन है? वाइफी। समझ में आ गई बात बेटा? एवरीवन आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर अमित, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन। गिफ्ट क्या होता है? मैं पहले ही बोला, कुछ भी बोलता रहूंगा क्लास के अंदर, मेरी बात आप हमेशा याद रखना। मतलब वो जो आदत बचपन से पड़ी हुई ना, टीचर ने बोला तो मुंडी आम में आग लगाना, टीचर से कहीं पंगा नहीं लेना। जैसे मेरा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको बोलता बेटा ऐसे कर लो, आप बच्चों, मेरे सर ने बोला, मेरी मैम ने बोला ऐसे ही होता है, बेटा ऐसे कर ले, चुप। स्कूल का सिस्टम, एजुकेशन नॉनसेंस। ये ऐसा ही होता है। क्यों? चीजों को बनाना है, समझना है, डिबेट करनी है खुद से। बात समझ में आ रही है? डिबेटेबल बनना है। क्या बनना है? टीसीएस की 12,000 जॉब खत्म हो गई, टीसीएस से 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल दी, और आने वाले वक्त में आ रहा है कि ये सब खा जाएगा। तो भैया आने वाला वक्त बहुत इंटेलेक्चुअल है। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप दिमाग से नहीं पैसा कमाओगे। तो दिमाग की तो वैल्यू भैया एआई भी किसने बनाया? इंसान ने तो बनाया। तो आपको कभी बेरोजगार होंगे ही। तो इंटेलेक्चुअल, अपना जो आपका इंटेलेक्ट है वो डेवलप करना है। गिफ्ट मतलब फ्री, फ्री मतलब नो कंसिडरेशन, यस और नो। तो मिस्टर अमित गिफ्ट ए प्रॉपर्टी वैल्यू रिपीट 10 लाख टू हिज माइनर चाइल्ड छोटू। द एनुअल इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज ₹2 लाख। किसके एंड में टैक्सेबल होगी? मिस्टर अमित के एंड में। किसके एंड में टैक्सेबल होगी? क्योंकि मिस्टर अमित क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। और मिस्टर अमित जब डीम्ड ओनर माना जाएगा क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्योंकि गिफ्ट का मतलब होता है नो कंसिडरेशन। क्लियर? तो दिस इनकम 2 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ मिस्टर अमित इन द एंड ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि ये माना जाएगा डीम्ड। आगे बढ़ू। यदि माइनर चाइल्ड, यदि माइनर मैरिड डॉटर हो तो क्या चेंज हो जाएगा? यस। देन माइनर मैरिड डॉटर के एंड में टैक्सेबल होगा। मिस्टर अमित डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। ये अपन ने कल पढ़ा था, याद आ गया? 4th, मिस्टर अनुज गिव्स हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर दिनेश। तो मिस्टर दिनेश ने कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की है ऑन लीज फॉर 20 years, more than 12 years. However, the lease is to be renewed by the Mr. Dinesh every year. तो डीम्ड ओनर वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो यहां पे डीम्ड ओनर वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा तो देन ओनर कौन माना जाएगा?
मिस्टर दिनेश नहीं माना जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है वो 12 ईयर से ज्यादा के लिए दी हुई है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो जो रिन्यूअल है वो ईयरली है, तो डीम्ड ओनर नहीं है। कौन डीम्ड ओनर नहीं है? मिस्टर दिनेश। तो मिस्टर दिनेश इज नॉट ए डीम्ड ओनर, तो इज द ओनर अनुज। तो किसके एंड में टैक्सेबल होगी इनकम? अनुज के एंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन सी इनकम की बात हो रही है? रेंटल इनकम, क्योंकि एचपी के अंदर रेंटल इनकम ही टैक्सेबल होती है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ू, इसमें चेंज कर दिया उन्होंने। What will be your answer if in the above case Mr. Anuj gives his HP on the lease to Mr. Dinesh for 2 years and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on the payment of specified sum and so on for indefinite period? जल्दी बताओ, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, थोड़ा दिमाग में जोड़ दो, आज ही पढ़ाया मैंने अभी। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। क्यों? क्योंकि अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था, यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन को यदि कोई प्रॉपर्टी लीज पे देता है जो 12 इयर्स या मोर देन 12 इयर्स हो, बट अदर देन मंथ टू मंथ और अदर देन ईयर टू ईयर मतलब ईयरली थोड़ी 2 इयर्स में, ईयरली मतलब 1 ईयर, तो ईयरली बेसिस पे नहीं हो रहा, 2 ईयर 3 इयर्स में हो रहा है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है, तो लीज पे किसने ली? दिनेश ने। तो दिनेश क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। तो ये इनकम किसके एंड में टैक्सेबल होगी? जो भी रेंटल इनकम आएगी वो मिस्टर दिनेश के एंड में टैक्सेबल होगी। जब पॉइंट नंबर 4 और 5 में किसी ने मेरे से पूछा भी था ईयर की जगह हो तो क्या होगा, तो मैंने उस समय बोला भी था ईयरली बेसिस में डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। यदि 1 साल से ज्यादा यदि आपका एवरी ईयर रिन्यूअल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी ईयर नहीं, और 2 साल में 3 साल में जो भी है, तो दैट जो भी लेसी वो क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आगे कंटिन्यू करो, सबको समझ में आ रहा है? एक नोट लिख लो, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले बिल्डर्स। बेटा प्यारी बच्ची, बिल्डर्स कौन होते हैं? जो रसगुल्ला बेचते हैं या गुलाब जामुन बेचते हैं? बताओ। गुलाब जामुन कौन बोला? हाँ बेटा, जो बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग ये जो बनाते हैं मतलब फ्लैट बनाते हैं, तो ये जो फ्लैट बनाते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो उनके लिए क्या होता है? असेट। तो जो भी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या है? असेट है कि नहीं है? क्या है बेटा? ये मुंडी मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है बेटा? क्या होगा उसके लिए? माल है उसके लिए। एसआईटी इधर बेटा अपने मन में नहीं रखने का, जबान पे आना चाहिए। क्या बेटा? एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड। वापस से बोलता हूं, बिल्डर क्या करते हैं? मकान बनाते बेचते, बनाते बेचते, बनाते बेचते। भाई उनके लिए असेट थोड़ी है, उनके लिए तो प्रोडक्ट है, उनके लिए वो गुड्स है, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, उनके लिए वो इन्वेंटरी है। जो भी आपको वर्ड बोलना हो, इन्वेंटरी बोलना हो, स्टॉक इन ट्रेड बोलना हो, गुड्स बोलना हो, जो भी आपको बोलना, क्योंकि उनका काम क्या? बनाना बेचना, बनाना बेचना, बनाना बेचना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिल्डर्स की। और बिल्डर्स यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि एल्ड करते हैं एज स्टॉक इन ट्रेड, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं यहां पे क्लियरली बात कर रहा हूं बिल्डर्स की। किसकी बात कर रहा हूं? सुनना, ये वक्त के पहिए बदल जाते हैं। अभी तो हाउस प्रॉपर्टी के जो भी बिल्डर्स है, जो बिल्डर्स लाइन वाले, वो तो हैप्पी है अभी इस टाइम, लेकिन हर समय हैप्पी नहीं होते। ये भैया बिजनेस है, ये कौन सा बिजनेस अब टॉप पे जाएगा, कब डाउन पे आएगा पता नहीं होता। अभी तो जो भी बिल्डिंग लाइन वाले हैं दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन आज से 2017, 18, 19 की बात करूं भैया, उनकी हालत खराब हो गई थी, भीख मांगने वाली हालत हो गई थी। दे दे बाबा दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अच्छे बिल्डर्स हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनको इनकम की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, जैसे होता है ना, जब एकदम से टॉप पे आता है, कोई बूम आता है, तो क्या होता है? हर इंसान क्या बोलता है? मैं भी बिल्डर हूं। क्या किया जा रहा? हर इंसान बिल्डर बन जाता है भैया, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। आपने सुन भी रखा होगा भैया, 1 करोड़ का 2 करोड़ बना दिया,
1 साल में, ऐसे प्रॉफिट होता है। तो जब ऐसा प्रॉफिट होता है तो हर इंसान बिल्डर बन जाता है। जब बिल्डर बन जाता है तो भैया फ्लैट बेचने होते हैं, तो अभी ठीक है बूम है तो फ्लैट बिक रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2011 12 13 में बूम था, क्या था 2011 12 13 के बूम था, धीरे 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 डाउन आया और 18 19 के ना फ्लैट बिकना बंद हो गए, कोई खरीदने को रेडी नहीं था। तो मैं बिल्डर हूं, मैंने फ्लैट बना लिया, कोई खरीद ही नहीं रहा। और पता है मैंने कहां से पैसा लिया, मैं तो हूं गरीब आदमी, सारे बिल्डर का सारा पैसा खुद का थोड़ी होता भैया, क्योंकि उनको इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है एंड देन उनको उस पर कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो क्या करते हैं लोग, लोन ले लेते हैं। तो उन्होंने लोन लिया, प्रॉपर्टी बनाई, क्योंकि बेच देंगे, जैसे अभी मैंने बोला अभी बूम है, लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वापस से क्या आता है, डाउनफॉल भी आता है, ये रूल है। क्या क्या चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या क्या चाह रहा हूं, यदि कोई बिल्डर है उसने हाउस प्रॉपर्टी बनाई, मेरा फ्लैट बनाया, अब वो बिक नहीं रहा है, क्या नहीं है, बिक नहीं रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में पड़ा है, तो क्या वो जिंदगी भर स्टॉक इन ट्रेड में पड़ा रहेगा? तो इन्होंने यहां पे एक कंसेप्ट दिया, क्या जनरली बिल्डर्स जो भी हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको कभी किराए पे देते नहीं, क्या नहीं देते? या किराए पे देंगे तो पूरा पेंट वेंट खराब कर देगा ना, किराएदार तो पता ही कितना बेकार होता है, अपनी फोटो लगाए, अपनी फोटो लगाएगा, कील लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, पूरा खराब कर देगा। तो जनरली बिल्डर्स प्रीफर नहीं करते, लेकिन मैंने बोला ना हालत, अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया, लोन ले रखा था, तो लोन देने वाला क्या होता है, वैसे तो बिल्डर खुद ही गुंडे होते, लेकिन भैया जो बिल्डर को पैसा देता है वो उसका बाप होता है, उसको पता है बिल्डर से लेना मुझे आता है। नहीं, तुम में से कोई बिल्डर्स हो ना तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बिल्डर्स मार्केट में आप जाओगे तो भैया बिल्डिंग का जो काम होता है वो गुंडे ही कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वसूली करनी होती है पैसे की भैया। तो बोलते हैं बिल्डर से कहीं पंगा नहीं लेने का, बड़ा बेकार आदमी होता है। नहीं, घर वाले हो तो अच्छे वैसे है ना, आपने पर्सनल मत लेना, लेकिन क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो बिल्डर्स को पैसा देते हैं वो ही बोलते हैं भैया अभी भी आता है, इनसे पैसा कैसे लेके आना, उठा लेंगे, ऐसे कैसे नहीं देगा। वो बिल्डर को परेशान कर रहा है, अब बिल्डर पैसा क्या देगा, अपने आप को बेच के, इंसान को बेचने पर तो पैसा मिलता ही नहीं, इंसान को बेचने ही अलाउड नहीं। तो दिन मजबूरी में इंसान क्या कर सकता है, मकान को किराए पे दे सकता है ना बेटा, दे सकता है ना। तो लेट आउट कर दिया, जब लेट आउट कर दिया तो लेट आउट माना जाएगा, लेट आउट कर दिया तो क्या होना जाएगा। लेकिन यदि आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो एंड होने के बाद कितने इयर्स, 2 इयर्स तक वो जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यदि एक्चुअली आप किराए पे दे रहे हो तब तो जो भी रेंटल इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी, लेकिन जनरली बिल्डर्स किराए पे देंगे नहीं। तो जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं, वैसे आपको बिल्डर्स का स्टाइल पता होगा, भूमि पूजन पे ही बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ये भूमि पूजन पता है क्या, जिनको प्रॉपर्टी का नॉलेज होगा उनको पता होगा कि आप जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदते हो तो भूमि पूजन करते हो भैया, शुद्धि ऑफ द भूमि, जिससे कि मकान अच्छा बने, सब बढ़िया रहे। और आपको पता होगा कि जनरली आपने देखा होगा आजू बाजू में कोई बिल्डिंग बन रही होगी तो जैसे भूमि पूजन हुआ तो बिल्डर अपना बोर्ड लगाता है सबसे पहले और बुकिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बिल्डर को तो क्या करना है, जल्दी से फ्लैट बेचना और पैसा लेना है। तो जनरली जो क्या होता है 2 या 3 या 4 साल के अंदर जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा बिल्डर के तो सारे फ्लैट बिक चुके होते हैं, जनरली बिल्डर का यही टारगेट होता है। तो इन्होंने बोला जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी 2 साल तक स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद वो डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट मतलब किराए पे नहीं दिया तब भी माना जाएगा कि मकान को आपने किराए पे दे दिया। ये पॉइंट में वापस से एक बार और आऊंगा।
वापस से आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लिख तो सबने लिया होगा, यस। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, प्यारे बच्चे, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती है, और मैंने पहले क्लियर कर दिया था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड कवर्ड नहीं है, जो खाली जमीन है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। तो यदि आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स एंगल से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्चुअली किराए पे दे रखी है या आपने लेट आउट नहीं दे रखी है, मीन सेल ऑक्यूपाइड है। क्या है बेटा, समझ में आ रही बात? सेल ऑक्यूपाइड मतलब सेल ऑक्यूपाइड, खुद ने ऑक्यूपाई कर रखी है, अपन किराए पे नहीं देते। जैसे वो अपने अपने पर्सनल एग्जांपल, पर्सनल मतलब आपकी फैमिली बहुत बड़ी होगी, तो हो सकता है आप खुद या आपके कोई रिलेटिव या आपके नॉन या पड़ोसी जिनके 5-5 मकान होते हैं। कितने होते? ऐसे बहुत लोग हैं जयपुर के अंदर, कम ही बता रहा हूं कि 8 भी होंगे। कितने मकान? जरूरी नहीं सारे मकान जयपुर में ही, जयपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हर जगह आपने एक मकान या जयपुर के अंदर 2 मकान या 3 मकान, जो भी आपके बहुत सारे मकान। और जनरली कुछ लोग होते हैं कि मकान किराए पे देना प्रेफर ही नहीं करते, बोलते किराए पे कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो जो किराएदार आता है ना, वो पूरे मकान की बैंड बजा के जाता है। हर बंदा अलग है, मैं तो किराए पे दूंगा, क्या पे पड़ता है, बैंड बजा भी दे वापस से किराए करा लेंगे, क्या पे पड़ता है, ऐसा तो आ रहा है। लेकिन कुछ लोग देना प्रीफर करते हैं, कुछ लोग देना प्रीफर नहीं करते, सबकी अपनी मेंटेलिटी। तो यहाँ पे क्या देखना है, जब भी एचपी के जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आपके मकान है वो क्या आपने किराए पे दे रखा है। यदि आपने किराए पे दे रखा है तो ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा वो हमें पढ़ना होगा, वो मैं भी थोड़ी देर में पढ़ूंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम एचपी। तो यदि आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी यदि आपने सामने वाले को किराए पे दे रखी है, क्या दे रखी है, अब किराए पे क्यों दे रखी है वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, क्यों दे सकते हैं किराए पे, किराए पे क्यों दे सकते हो, रेजिडेंस के लिए भी दे सकते हो, कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी दे सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी दे सकते हो। जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी, क्या बोला मैंने, जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे नहीं दे रखी है उसको अपन क्या बोलेंगे, एसओपी, सेल ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे बेटा, सेल ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे अपन, समझ में आ रही बात? अब जो सेल ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसको भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं मैं अपने, या मैं अदर देन बिजनेस पर्पज मतलब रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं। किसके लिए यूज कर रहा हूं, जैसे होता है ना आपका खुद का मकान होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो अपन क्या करते हैं बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो यदि बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं होगा। कहां चले जाएगा ये मैटर, पीजीबीपी के अंदर चली जाएगी। यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने सेल ऑक्यूपाइड कर रखी है लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो कहां कवर्ड होगी वो, पीजीबीपी के अंदर कहां कवर्ड होगी। और जो भी आपकी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रखी है, वो कहां कवर्ड होगी, इनकम फ्रॉम एचपी। कहां कवर्ड होगी, जनरली जो रेंट आता है वो जनरली कैसे रेंट आता है, तो बड़ा मैनिपुलेशन है। हाउस प्रॉपर्टी है, बड़ी जोल है, वो आपको पता भी होगा, देखते भी होंगे अपने घर में, दिखाओ ही मत, क्या पता चलेगा। आपने किसी लड़की को, लड़के को, फैमिली वाले को दे दिया, वो आपको 10,000 रुपए का रेंट दे देते, क्या पता चलेगा जेब में गया, दारू पी, खत्म। क्यों डिपार्टमेंट को बताने का, तो डिपार्टमेंट बड़ा चंटू है। तो इस चैप्टर के अंदर डिपार्टमेंट ने बहुत दिमाग लगा रखा है, ओनली पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर बोल रखा है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आपके 2, 3, 4, 5 नंबर मकान है, तो जितने भी आपके हाउस प्रॉपर्टीज है तो 2 हाउस प्रॉपर्टीज सेल ऑक्यूपाइड मान ली जाएगी। क्या बेटा, 2 हाउस प्रॉपर्टीज आपकी सेल ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, और 2 से ऊपर जितनी भी आपकी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगी, तो हो सकता है कि आप किराए पे नहीं देते हो, तब भी वो क्या माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट। क्या माना जाएगा, कुछ समझ में आया बेटा? देखना बेटा, जिन प्रॉपर्टी को आपने किराए पे दे रखा है तब तो आपकी किराए की इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, तो ऑलवेज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी को आपने किराए में नहीं दे रखा है, मतलब आपने रेंट पे नहीं दे रखा है, आप क्या कर रहे हो, सेल ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हो फॉर रेजिडेंस, तो कितनी हाउस प्रॉपर्टी, 2, कितनी,
टू सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आप क्या कर लो, एग्जेम्प्ट कर लो, टैक्सेबल नहीं होगी। 2 से ऊपर जितनी भी आपकी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज है तो डीम्ड टू बी मतलब आपके पास रेंटल नहीं आएगा फिर भी हम मानेंगे कि आपको रेंट आ रहा है, तो रेंट एज्यूम्ड करके आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना। कुछ समझ में आया बेटा? हेलो एवरीवन, कुछ समझ में आया? There is a person Mr. A. There is a person Mr. A. ध्यान से देखो ना, तो मिस्टर ए की बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज है, एक्स वाई जेड टी यू वी। सेल ऑक्यूपाइड, सॉरी एक्स सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, वाई लेट आउट, जेड सेल ऑक्यूपाइड, टी सेल ऑक्यूपाइड, यू लेट आउट, वी सेल ऑक्यूपाइड। अब क्या करेंगे बताओ? जो इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी, वाई और यू मींस जो लेट आउट है वो तो टैक्सेबल है ना। बाकी इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक्स जेड टी और वी, ये क्या है? तो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 5, कितनी 4 दिख रहा है, मतलब कितनी है, तो चारों की चारों क्या हो जाएगी, डीम्ड लेट आउट। चारों क्या हो जाएगी, कौन बोला डीम्ड लेट आउट? अब अभी अपने क्या बोला, यदि 2 से ज्यादा यदि आपने सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी रखी हुई है तो इनमें से 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल। और 2 से ऊपर टोटल कितनी है, 4 में से 2 से ऊपर कितनी बची, रिमेनिंग 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी, बोल नहीं रहे, डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब टैक्सेबल। अब आया कुछ समझ में? अब आया तो ऐसा क्लियर हुआ? जिनको अभी भी नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको ये चार्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, देयर इज ए पर्सन मिस्टर बी। इसकी बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सेल ऑक्यूपाइड, वाई लेट आउट, वाई लेट आउट, जेड सेल ऑक्यूपाइड फॉर बीएनपी, टी सेल ऑक्यूपाइड, यू लेट आउट, वी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे जल्दी बताओ बेटा? कौन कौन सी लेट आउट है, वाई और यू दैट इज अ लेट आउट। ये तो टैक्सेबल होगी है ना, कंफर्म, कंफर्म ना। और बाकी कितनी प्रॉपर्टीज है, एक्स जेड टी वी, ये क्या है, सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जो आपने सेल ऑक्यूपाइड कर रखी है वो क्या हो जाएगी, यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन कहां टैक्सेबल होगी, तो उसको कवर कर लो पीजीबीपी के अंदर। अब इसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज है, अदर कितनी हो गई, अब 3 में से 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट, और 1 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, डीम टू बी और डीम टू बी लेट आउट मतलब टैक्सेबल। अब मुझे लग रहा है कि जो चार्ट मैंने यहां पे दिखाया था वो पूरा आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इंटरप्रिटेशन क्लियर है, बहुत सिंपल है। जो भी प्रॉपर्टीज में किराए पे देता हूं तो मुझे रेंटल आएगा, टैक्सेबल होगा। थोड़ा सा बातें बनाओ, सिर्फ चार्ट को याद करने का ट्राई मत करो। जब मुझे किराया मिलेगा तो टैक्सेबल होगा ना। नहीं, गवर्नमेंट वो बोलती है कि भैया आप 6 मकान रखते हो और हो सकता है कि जो 6 मकान है वो आप किराए पे देते हो लेकिन लोचा करते हो। क्या करते हो,
तो हम इनकम टैक्स के लिए बोलते हैं कि आप उनको सेल ऑक्यूपाइड दिखा रहे हो 6 के 6 मकान, क्या बेटा? तो 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी डीम टू बी सेल ऑक्यूपाइड मान ली जाएगी, और बाकी जो 4 मकान है जो आप दिखा नहीं रहे हो किराए पे, उसको हम क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट। क्योंकि हम जेन्युइनली बोलते हैं कि एक इंसान 2 मकान तो रखता ही, क्या बेटा? एक तो चाहिए रहने के लिए, क्या बेटा? एक तो चाहिए ही, और एक भी मान लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं भैया 2 मकान तो रखेंगे ना, क्यों देंगे हम किराए पे? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, किराए की क्या जरूरत है? नहीं देना प्रेफर करते। तो हो सकता है 3 मकान है, तीनों ही आप किराए पे नहीं देते, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज के लिए 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी तो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और 2 से ऊपर जो एक और सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगी डीम टू बी लेट आउट मानते हुए किराया नहीं आने के बावजूद भी जो भी आपका होगा वो टैक्सेबल होगा। वो कैसे कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। समझ में आ गई बात? कैलकुलेशन कैसे करनी है इनकम फ्रॉम एचपी वो बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये चार्ट आपको समझ में आ गया? सबको आ गया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ ले। क्या बेटा? बेटा तुम्हारा खुद का मकान है, लेकिन वो तुमने अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो पीजीबीपी के अंदर जाएगा ना मैटर, यहां पे क्यों कवर करेंगे? इसलिए मतलब आपके आज फॉर एग्जांपल 2 मकान है, एक मकान तो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, मकान आप रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो। जो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो हटा दो, उसके अलावा आपका एक मकान है, 1 या 2 वो सेल ऑक्यूपाइड है, तो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। कोई कंफ्यूजन? ए पर्सन है, तुम बताओगे आंसर, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑलरेडी पूछ रहा हूं। ए पर्सन, क्या बेटा? पर्सन, उसके 2 मकान है और दोनों मकान को से किराए पे दे दिया, तो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? 2 मकान तो एग्जेम्प्ट होते हैं ना। ए पर्सन है, उसके 2 ही मकान है, क्या बेटा? ए पर्सन है, उसके 2 मकान है और दोनों मकानों से किराए पे दे रखे, टैक्सेबल होंगे कि नहीं होंगे? 2 तो एग्जेम्प्ट होते ना, नहीं होंगे ना? भैया जब किराए पे ही दे दिया आपने तो किराया आ रहा है, तो ऐसा कौन सा रूल होता है कि आपका ये मकान होगा तो आप किराए पे नहीं दे सकते? लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही मकान खरीदा होता है वो भी किराए पे दे देते और खुद भी किराए पे देते। ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं, जयपुर वालों को हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन आप बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो तो बहुत कॉमन है ये, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है मुंबई के अंदर। तो हो सकता है कि आपका मकान बोरीवली में हो और आपका दादर के अंदर जॉब हो, तो लोग प्रिपेयर करते हैं कि बोरी वाला मकान किराए पे दे दो और खुद दादर के अंदर किराए पे ले करते हैं, मतलब कॉमन ही। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक मकान जो सेल ऑक्यूपाइड होगा, ना ना ना, जो मकान आपने किराए पे दे रखा है तो वो लेट आउट है, ऑलवेज टैक्सेबल है। तो लेट आउट के अलावा जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टीज है उनको बोलते हैं सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। जो बिजनेस के लिए यूज हो रही है पीजीबीपी के अंदर चली जाएगी, और बाकी जो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज है तो 2 एग्जेम्प्ट रहेगी, और 2 से ऊपर जितनी भी सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज है डीम टू बी लेट आउट मानते हुए इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर टैक्सेबल होगी। लास्ट बेंच बेटा, राइट हैंड साइड, समझ में आ रहा है बेटा? सबको क्लियर है बेटा? एवरीवन? कोई किसी की यादों में नहीं चला गया ना? कुछ बच्चों को होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मुझे पता है, तो बीच बीच में क्या होता है यादें आती रहती है, मैंने भटकने का नहीं बेटा। हाँ क्लियर एवरीवन? नो कंफ्यूजन? अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कैलकुलेशन कैसे करोगे? क्या बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बोला बड़ा लोचा है। क्या बेटा? लोचा है इसमें, क्योंकि जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और जिनकी दुनियादारी की नॉलेज बहुत ज्यादा है उनको समझ में आ गया होगा, भैया रेंटल तो मैं केस ले लूंगा, क्या कर लेगा भाई? समझ में आ रही बात? और रेंटल में होता है ये, लड़की आ रही है, लड़कियों ने दे दिया 5-5 हजार रुपए, 10 लड़कियां रखते हो आप, तो भैया वैसे तो आपका 50 हजार हो रहा था, लेकिन एक लड़की को बोला 5 हजार केस देना, तो दे दिया, जेब में आया, दारू में उड़ गया, खत्म। कहां पैसा रिकॉर्ड में? तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है हमें पता तुम चंटू हो, और जनरली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत लोचा है, तो सिंपल जो आपका एक्चुअल रेंट है वो नहीं देखेंगे, वो तो देखेंगे ही, लेकिन सिर्फ वो नहीं देखते। पर इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल नहीं है, इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। यदि मुझे प्रोविजन नहीं पता हो तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, जो भी प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी उससे जितना भी मुझे रेंट आएगा वो टैक्स लगा दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं रेंट पूरा दिखाऊंगा ही नहीं। मतलब डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट आपको मानता है यू आर बेईमान। क्या मानता है?
समझ में आ रही बात? मतलब इसको ऐसे समझो, सबके पास मकान है ना बेटा, तो यदि आपका कोई मकान है, पूरा का पूरा मकान है, जो बंगलो है, जो भी है, वो आपने किसी को किराए पे दे दिया, अब आपको टैक्स बचाना, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो 1000 रुपए लेता हूं। हम मान लोगे कि 1000 रुपए। बेटा कैसे पता चलता है कि क्या रेंट बनता है? कैसे पता चलता है कि क्या रेंट बनता है? रेंट क्या होता है? रेंट होता है ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको? आसपास का जो भी एरिया, मतलब जो भी आपका एरिया है, तो आसपास की जो भी प्लेट वाले क्या प्राइस पे रेंट पे देते हैं, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। जैसे आपने बोलता होगा यार यहां का रेंट तो इतना होगा, बोलते ही अपन खुद ही बोल देते। बहुत बड़ा जयपुर है, तो हर जयपुर के अंदर, जहां विद्यानगर के अंदर जाओगे 6-8 हजार रुपए होगा, बापू नगर के अंदर जाओगे तो आपका अपने आप ही अमाउंट बढ़ जाएगा भैया, 20-25 हजार से कम में क्या हो। क्या क्या चाहूँ, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और गोपालपुर बाईपास में आऊंगे तो वैसे ही वैल्यू बढ़ जाएगी, और पूरा कॉमर्शियल एरिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट है भाई। मैं क्या क्या चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपने देखा होगा एरिया वाइज रेंट होता है, क्या होता है? फेयर रेंट। कि ऑब्वियसली इस लोकेलिटी के अंदर ये रेंट तो मिलता है अंदाजन, रेंट फिक्स नहीं होता, इनकी अंदाजन जरूर होता है। क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लोकल एरिया रहता होगा इस एरिया के अंदर, तो मैंने बोला कि मेरा कोई रूम है और मैंने रूम एक लड़की को 500 रुपए में रेंट पे दे दिया। कितने में मान लोगे बेटा? सर 4000 मिनिमम विदाउट फूड रूम बोला मैंने। यदि मैं रूम भी रेंट पे दे रहा हूं 4000 तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 4000 में भी कोई बच्चा बोले तो मुझे दे दो अभी आ जाए। क्या किया जा रहा, कहां मिलता है और आप 500 रुपए दिखा रहे हो, फेयर रेंट क्या बोलते? लेकिन वही हो सकता है कि जोटवाड़ा के अंदर 3000 में भी चले जाए, क्योंकि वहां पे कोई लेता ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस एरिया के अंदर जनरली आप क्या रेंट रिसीव करते हो, क्या एक्सपेक्टेड रेंट है, क्या फेयर रेंट है। तो ये फेयर रेंट समझ में आता है। इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज होती है ना, लोकल अथॉरिटीज, ये जयपुर के अंदर नगर निगम है, तो वैसे ही हर जगह म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई है। दिल्ली के अंदर अलग है, मुंबई के अंदर अलग है। तो म्युनिसिपैलिटीज भी क्या करती है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है। क्या करती है? तो उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो दो वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। दो वैल्यूज कौन कौन सी है बेटा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज आई, विच एवर इज आई। नहीं समझ में आया बेटा? आई रिपीट, ये जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा? जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसका आपको दो आइटम पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज है उन्होंने क्या वैल्यूएशन कर रखा है, उनकी म्युनिसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू। और दूसरा कि जनरली आप क्या रेंट रिसीव कर सकते हो आपकी लोकेलिटी के अंदर, जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड सॉरी फेयर रेंट। क्या बोलते हैं? फेयर रेंट, जो पड़ोसी रिसीव करता है आपके एरिया के अंदर, कि इस एरिया के अंदर ये रेंट तो मिल जाएगा। हम पूछते भी नहीं वहां पे क्या रेंट चल रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल बापू नगर के अंदर रहते हो, आप फॉर एग्जांपल जगतपुरा के अंदर आपका कोई प्लॉट है, तो पूछ भी लेते क्या चल रहा है वहां पे भाव। क्यों भाव तो पता ही हो रहा है ना कि यहाँ पे अंदाजन ये मिल जाएगा आपको। 500-1000 रुपए ऊपर नीचे हो बात अलग है, बाकी फेयर रेंट तो होता है। क्या होता है? फेयर रेंट। समझ में आया सबको? कौन कौन से रेंट? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों में से अपन क्या लेंगे? हायर अमाउंट। क्या लेंगे? इसके अलावा हर स्टेट, मतलब जो जो स्टेट है, तो एवरी स्टेट नहीं, जिन जिन स्टेट ने बहुत जगह रेंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप किराएदार की पिटाई ना कर दो, तो एक स्टैंडर्ड रेंट भी बना रखा है। क्या बना रखा है? क्या बोला मैंने? इससे ज्यादा आप रेंट रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज अ रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या बना रखा है? रेंट कंट्रोल एक्ट बना रखा है हर स्टेट के अंदर। वो रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गई बात? तो क्या होना चाहिए? विच एवर इज, मैंने हमेशा बोला बेटा इससे ज्यादा का मतलब होता है पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब विच एवर इज। समझ में आया? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर आप रेंट नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल, आपका म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर आया 2 लाख रुपए, और रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि इस एरिया के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप रेंट रिकवर ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंट कितना होगा? तो विच एवर इज लोअर ही हुआ ना। लॉजिक समझ में आया? मैं थोड़ा समझाने का भी ट्राई कर रहा हूं, जिनको रट्टा मारना है तो बहुत इजीली हो जाए।
तो पहला क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर एंड विचएवर इज हायर। बोलो बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर एंड विचएवर इज हायर, जो हायर अमाउंट आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एंड से। किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड एंड। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो मैक्सिमम रेंट बता रखा है कि इससे ज्यादा आप रेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। विचएवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट आया उसको बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। अभी जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा विद द एक्चुअल रेंट। किससे कंपेयर किया जाएगा? आवाज नहीं आ रही। फिर जो आया अमाउंट होगा उसको बोलेंगे GAV। क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें अपन माइनस करेंगे जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस, आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ये पता होगा, लोकल टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्टी पे। तो जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है, जो भी पेड है, वो भी आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इसको बोलेंगे NAV। NAV बैक ऑफिस नहीं, NAV। NAV एक कंपनी है, वो पता भी होगा, तो वो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। NAV बोले तो नेट एनुअल वैल्यू। किसकी बात कर रहा हूं? नेट एनुअल वैल्यू। ये नेट एनुअल वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। इस नेट एनुअल वैल्यू में भी आपको दो आइटम माइनस करने होंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलो या स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो, 30% ऑफ NAV, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम HP। क्या बोलेंगे अपन? जल्दी नहीं है, समझ में आया बेटा? ये बहुत इजी हो जाता यदि डायरेक्टली अपन रेंट को ही कंसिडर करते, क्योंकि आपकी जो रियल इनकम है वो रेंट ही है। लेकिन उन्होंने बोला जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो डायरेक्टली रेंटल टैक्सेबल नहीं होगा। हम कंपेयर करेंगे विद जो हमें लगता है कि क्या रेंट हो सकता है, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बनाएंगे? और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे बनाया जाता है? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर एंड विचएवर इज हायर, और उसको कंपेयर किया जाएगा विद द स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर, और जो लोअर अमाउंट आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाएगा विद द एक्चुअल रेंट, तो क्या आएगा? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या माइनस करेंगे? जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है वो माइनस कर दो, माइनस करके आएगा NAV। NAV का फुल फॉर्म नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में कितने आइटम माइनस करने होंगे? दो। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स 30%। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सामने वाले को यदि कोई प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, क्या देते हो? तुम्हारे पास मकान है जो तभी तुमने किराए पे दिया, किसी के पास है? किसी के पास? तो जिनके पास है वो जो किराए पे देते हैं, तो किराएदार बोलता है भैया पहले कलर करा के तो आपका कलर पेंट का खर्चा हो जाता है। फिर बोलता है बाथरूम ठीक कराओ, ये ठीक कराओ, ये क्या कर रखा है, पंखे तो अच्छे लगाओ, ये तो लगा नहीं रखा। बहुत खर्चा होता है। कहीं डिडक्शन नहीं है, कहीं डिडक्शन नहीं है। खर्चा तो है भैया। आप मकान के मालिक हो, और मकान के मालिक को तो आपने पेंट करा के दिया, दीवारों को सही करा के दिया, थोड़ा सा टाइल्स भी अच्छी लगा के दे दी, तो खर्चा होता ही नहीं होता है। ऐसे थोड़ी है कि जो पुराना किराएदार तो टाइल तोड़ के भाग गया, तो ऊपर से भाग गया, मैं तो उसकी सिक्योरिटी भी काटता था, लेकिन वो चंड था, सिक्योरिटी नहीं थी उसकी कोई थी, तो उसने एडजस्ट करा ली, बाद में हम टाइलें तोड़ दी। तो हम टाइलें ठीक करा के होंगे ना, खर्चा तो हो रहा है ना, कोई डिडक्शन नहीं है। तभी मैंने बोला इसका कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है। ऐसे लेमन यदि आप करोगे तो आपके लेमन के दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि लेमन होता तो कैसे कैलकुलेट करता, जितना रेंट मेरा आ रहा है बाकी खर्चे, वो नहीं होता यहां पे। पहली बात, एक्चुअल रेंट डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं है। एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाएगा विद द एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो मेरे साथ, एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाएगा विद द एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, और जो हायर अमाउंट होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो म्युनिसिपल टैक्सेस, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस जो मैं पे करता हूं, तुम्हारा जो मकान होगा, सबके मकान है ना बेटा, तो पापा से पूछ लेना प्रॉपर्टी टैक्स आता है, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे कर दिया है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पेएबल का नहीं होगा, ड्यू का नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट बीच बीच में जागती है, ये गवर्नमेंट का स्टाइल है। घर में पूछोगे तो पापा बता देंगे, हाँ वो बीच में पीछे पड़ जाते, दे देते, फिर पीछे नहीं पड़ते तो भूल जाते। तभी उन्होंने बोला जितना म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हुआ उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपका पेड हो गया, जितना आपने पे कर दिया उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्या जाएगा बेटा? एनएवी। एनएवी क्या हुआ? नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू में से जो एक्चुअल जो आपके खर्चे, लाइक पेंट के, लाइट लगाने के, फैन लगाने के, टाइल्स लगाने के, रिपेयरिंग करने के, बाथरूम ठीक कराने के, समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं?
खर्चे होते नहीं होते, कहीं भी माइनस नहीं है। उसकी जगह हमने लप्पा माइनस कर दिया, सुनना बात, उसकी जगह हमने क्या माइनस कर दिया? गवर्नमेंट बोलती है इधर आ बेटा, जो तेरे एक्चुअल खर्चे है ना वो माइनस नहीं होंगे। क्या बेटा? जो तेरे एक्चुअल खर्चे है वो माइनस नहीं होंगे, हम तेरे को वैसे ही लप्पे में बेनिफिट दे रहे हैं। एनएवी का 30% माइनस कर, तो 30% किस बात का माइनस करा रहे? कि भैया तू मकान का मालिक है तो हमें पता है कि मकान की मेंटेनेंस में खर्चे तो होंगे ही होंगे, तो 30% का डिडक्शन तेरे को वैसे ही दे रहे। कितना दे रहे? तो 30% डिडक्शन दिया किस बात का जा रहा है? एक्सपेंसेस की वजह से। चाहे तेरे एक्सपेंसेस कम हो या ज्यादा हो या नहीं हो, 30% बाय डिफॉल्ट माइनस कर देना। फिर उसके बाद तूने एक्चुअली किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि पेंट कराया, टाइल्स लगाई, ये लगाया, वो लगाया, एक भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं आया। समझ में? क्या माइनस करेंगे? 30% बाय डिफॉल्ट। चाहे आपका खर्चा कम हो चाहे आपका खर्चा ज्यादा हो, हम ऑलरेडी आपको क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो एनएवी आ रहा है, नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है, वो टैक्सेबल नहीं कर रहे, 30% का आपको बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे सैलरी के अंदर हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था 50,000 का और 75,000 का, याद आया? तो वैसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ रही है, तो नेट एनुअल वैल्यू पूरी टैक्सेबल नहीं हो रही है, हम आपको क्या कर रहे हैं, नेट एनुअल वैल्यू का 30% क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम एचपी। हो सकता है किसी को ये चार्ट नहीं समझ में आया, तो ये सब डिटेल में एक एक पॉइंट का मैं पोस्टमार्टम करना है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो ऊपरी ऊपरी एक ढांचा बता रहा हूं, समझ में आ गई बात? ऊपर का वाला है क्या? ऊपर का वाला है, ठीक है। सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो रेजिडेंस के लिए यूज की जाती है, कितनी? 3 या 4 या 5, कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहां पे कितनी आएगी इस कॉलम के अंदर? 2, क्योंकि 2 क्या होती है? एग्जम्प्ट का मतलब टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगा? निल। आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैंने निल निल कर रहा है। रीजन समझ में आ गया बेटा? सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपकी एग्जम्प्ट है या नहीं, जल्दी बताओ। 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपकी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं देना है, तो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू पेयर रेंट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टैक्स लगेगा ही नहीं। डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस, उनका एनएवी, एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू निल होता है। क्या होता है? रीजन समझ में आया बेटा? क्योंकि वो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा, तो नेट एनुअल वैल्यू निल। 0 का 30% इज ऑलवेज 0। क्या बात है, इतना तो आता है। तो एनएवी आपका निल होगा और 30% जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो भी निल होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की वजह से आपको इनकम फ्रॉम एचपी में क्या होगा? इनकम तो होगी नहीं, लॉस। क्या होगा? क्या होगा? और लॉस की वजह से आएगा मजा। क्या बोला मैंने? मजा। अब बच्चे बोले से मजा, मजा का है तो लॉस हो रहा है, रियल में थोड़ी लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, यदि आप कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करोगे, बनाओगे, तो इसकी वजह से आपको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, कोई आइडिया दे सकता है मेरे को? लॉस हो गया तो मेरी बाकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो मेरा टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए आपने सुन रखा होगा कि जैसे ही एक इंसान जॉब पे जाता है, कहां जाता है? जॉब स्टार्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट में जाता है, सबसे पहले उसको बोलते हैं भैया जा तू जा रहे है मकान खरीद ले बेटा। क्या खरीद ले? और ये मकान खरीदने वाला जो कंसेप्ट है, इसी वजह से हमेशा क्या होता है, बिल्डर की वैल्यू बनी रहती है, क्योंकि हमेशा बोलते भैया टैक्स प्लानिंग है, मकान खरीदो, क्योंकि मकान खरीदोगे तो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और मकान अपने पैसों से मत खरीदना, लोन लेके करना। तो लोन लेके करेगा तो इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा? जो तेरी अदर इनकम है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा तेरे को? लॉस। और बाकी जगह तेरी इनकम होगी तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम, तो आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो आपने एक तरीके से क्या किया? टैक्स बचा लिया। क्या किया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया आपने? टैक्स बचा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ वी कम टू द लेट आउट। लेट आउट, लेट आउट, लेट आउट में फॉर्मेट पूरा सेम होगा जो मैंने बताया। म्युनिसिपल वैल्यू आएगी, पेयर रेंट आएगा, विच एवर इज हायर। हायर के बाद क्या करेंगे अपन?
स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर को क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, हायर को क्या बोलेंगे जीएवी, जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, क्या आया एनएवी, एनएवी में क्या करने पड़ेंगे दो आइटम माइनस करने पड़ेंगे, वन इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। आई थिंक क्लियर सर। डीम लेट आउट बेटा, इधर देखो प्यारी बच्ची, हाँ तुम डीम लेट आउट में क्या होगा म्युनिसिपल वैल्यू होगा फेयर, इधर और देखना बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू होगा, फेयर रेंट होगा, विच एवर इज हायर, हायर को किससे कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर को किससे कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर को किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, जो लोअर अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, है ही नहीं वो तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तभी मैंने यहां पे क्या लिखा है एक्चुअल रेंट नील लिखा है, नील क्यों लिखा है क्योंकि हो ही नहीं सकता, होगा क्या बेटा, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है डीम लेट आउट का मतलब, डीम लेट आउट का मतलब क्या होता है बेटा, आपने किराए पे दिया नहीं है, इनकम टैक्स बोलता है किराए पे दे दिया माल, तो किराया तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है ना बेटा, किराया किराया मिल सकता है, जब किराए पे नहीं दिया तो किराया कहां से आएगा, वो तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि हम मान रहे हैं कि किराए पे दिया, किराए पे दिया थोड़ी है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया बेटा, किराए पे दी प्रॉपर्टी तो किराया कहां से होगा, तो किराया नहीं होगा बाकी सब होगा, तो फॉर्मेट में चलते रहो, कैसे चलते हो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विच एवर जाए, हायर को कंपेयर करेंगे, बोलना पड़ेगा मेरे साथ, माइंड में फॉर्मेट याद हो जाएगा आपको, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विच एवर जाए, हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एंड तो आएगा एक्सपेक्टेड एंड, यहाँ पे एक्चुअल एंड नील होगा तो विच एवर जाए हो जाएगा आपका जीएवी, समझ में आ गया, फिर तो आपका सेम फॉर्मेट हो जाएगा, जीएवी में म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर दो जो भी पेड है, फिर उसके बाद एनएवी आ जाएगा, एनएवी के अंदर आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। वो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आई थिंक क्लियर, सबको माइंड में फॉर्मेट याद हो गया एवरीवन। म्युनिसिपल वैल्यू, ये जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती है, ये जो भी लोकल अथॉरिटीज होती है, ये अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बनाती है कि इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यू चल रही है, ये सबको पता होगा, तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड के आधार पे जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है दैट इज अ म्युनिसिपल वैल्यू, दैट इज अ म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम लोकेलिटी के अंदर क्या रेंट चल रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं फेयर रेंट। इट इज आल्सो नोन एज अ रीजनेबल रेंट और रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, ये जनरली इस प्राइस पे लेट आउट हो जाता है, रीजनेबल वैल्यू, रीजनेबल वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बच्चा पीजी में आता है, तो गोपालपुरा के अंदर कोई पीजी में आता है और किसी से पूछता है जो जयपुर के बाहर का बच्चा है कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो क्या किराया पे करना पड़ेगा, तो लोग बोलते हैं कि अंदाजन 8,000 से लेके 12,000 के बीच में आपका रेंटल होगा, तो रीजनेबल वैल्यू हर जगह की होती है, और वही चीज आप गुड़गांव में जा रहे हो तो वो 8,000 नहीं हो, यहाँ का 8,000 वहां पे क्या हो जाएगा 12,000। इसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोकेलिटी सेम होनी चाहिए, और यही रेंज जो आप यहाँ पे 8, 10, 12,000 में मिल रहा है, वही आज से आप फॉर एग्जांपल कहीं और चले जाओ विद्यानगर छोटवाड़ा, तो वही आपको क्या मिल जाएगा और कम में मिल जाएगा। लोकेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज, आवाज नहीं आ रही, विच एवर इज, जो हायर अमाउंट आएगा उसको किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज गवर्न बाय द, तो रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि दिस इज द मैक्सिमम रेंट, इससे ज्यादा आप रेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब इससे ज्यादा आप रेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो क्या होगा विच एवर इज लोअर, और जो लोअर अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। यहां तक क्लियर है। अब जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल रेंट, किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट क्या होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल,
एक्चुअल रेंट क्या होता है? रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट यहां पे जो इंटेंशन है कवर करने का वो है बेड डेप्थ। क्या बेटा? बेड डेप्थ मतलब सामने वाला पैसा खा गया, जो कर ले, नहीं दूंगा मैं तो, भाग गया हो तो सामान लेके रात में। मतलब आपने प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी थी, उसे पूरे 12 महीने यूज की, तो 9 महीने का रेंट आपको रिसीव हो गया था, 3 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ है, 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ, और वो जो पर्सन है उसे रेंट दिया नहीं, तो रेंट नहीं दिया तो बेटा तुम क्या करते हो उसके साथ? क्या करते हो उसके साथ? यदि कोई रेंट नहीं देता तो क्या करते हो? क्या करते हो? जल्दी बोलो। सामान उठा के बाहर फेंक के भाग जाते। क्या क्या चलो मैंने पहले बार, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे, रोको मत अपने आप को। ये बहुत ज्यादा हो गया, पढ़ाई में ऐसी बातें नहीं की जाती, पढ़ाई में बिल्कुल जनरल बातें की जाती, बिल्कुल लेमन की तरह। आपको थ्योरेटिकल कोई पढ़ाई नहीं करनी। क्या बेटा? मैं यहां पे थ्योरेटिकल पढ़ाने के लिए हूं भी नहीं। भैया कोई किराया नहीं दे रहा तो आप क्या बोलोगे? हो तुमने किराया नहीं दिया, एक काम, मैं तेरे एक और मकान है वहां पे रह लेती। किसी के मकान में रहने नहीं दूंगा तेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली सारी बातें क्यों है, ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं? सिंपल सा पॉइंट है। मेरा मकान किराए पे दिया हुआ है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट आ गया, आपका मकान किराए पे दिया हुआ है, 15 साल हो गए रेंट नहीं दे रहा है। भैया 15 साल हो गए रेंट दे, तो निकालो कोर्ट केस करेगी छूटा कहीं का। यस, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट मतलब रियल में बेड डेप्स हो, तो रियल में बेड डेप्स हमें कैसे फील होगा कि कोई किराएदार यदि पे नहीं करता तो आप क्या करते हो? उसकी बैंड बजा देते हो, उसके सामान को बाहर फेंक देते हो, पुलिस केस कर देते हो, गुंडों को ले आते हो, कोर्ट केस कर देते हो, नोटिस भिजवा देते हो, कुछ तो करते हो ना। तो आप क्या बोल रहे हो? 12 साल हो गए रेंट नहीं दे रहा, हम कुछ कर ही नहीं रहे, डांस कर रहे। तो इसका मतलब अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अनरियलाइज्ड रेंट तभी माना जाएगा जब किराएदार ने रेंट नहीं दिया हो और ऐसे किराएदार को अपने मकान से आप फेंक देते हो। आप ऐसा मतलब एग्जाम में फेंक देते हैं, पर निकाल देते हो उसको। क्या करते हो? और निकालने की बात भी रुकते नहीं है। ये इलीगल हो गया ना, पिटाई 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 अपन लिख नहीं सकते ना, तो प्रैक्टिकल तो यही होता है सर, पेट डालेंगे उसको। वो खुद ही गुंडा है बेटा, तुरंत सीधा चाहता है, तो कर्नाटक का फिर सीधा बच्चा वो गुंडा है यहाँ का, भरतपुर का, अलवर का। नहीं कोई अलवर का तो बड़े अच्छे लोग होते हैं ना, ऐसे नहीं बोलो सर ये क्या बोल दिया आपने। ठीक है, क्या कह रहा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या, अब सिंपल सा पॉइंट ही आता है, लेकिन यस वो गुंडा है, लेकिन आप उसको नोटिस तो दोगे लीगली, आप पुलिस केस तो करोगे। तो रिकवरी करने के लिए आपने पूरा एफर्ट्स किया, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब हमने उस किराएदार को निकाल दिया प्लस रेंट रिकवर करने का जो हमसे पॉसिबल होता था, पीट किया कैसे भी जो भी होता था, तो हमने अपने हिसाब से पूरा एफर्ट्स भी किया, लेकिन अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट होगा तो अनरियलाइज्ड रेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जितना रेंट आपका बेड डेप्स हो गया, लेकिन बेड डेप्स आपके बोलने से नहीं माना जाएगा, वो कब माना जाएगा? जो मैंने आपको बताया वैसा। समझ में आ गई बात एवरीवन? कुछ समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन? हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल। पूरा रेंट लिया जाएगा 12 महीने का, लेकिन यदि कोई अनरियलाइज्ड रेंट हो, मतलब बेड डेप्स, वो जेन्युइन हो, मतलब क्या हो? और जेन्युइन का मतलब इन्होंने बता रखा है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट मींस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ओनर फ्रॉम द टेनेंट। कैसे पता चलेगा ये? इट इज डिडक्टिबल while calculating the actual rent if 4 conditions of the rule number 4 are satisfied। पहली कंडीशन, टेनेंसी should be bona fide, मतलब रियल में हमने किराए पे दे रखा था। टेनेंट should have vacated that house property। क्या बेटा? किराएदार ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, क्योंकि भैया कोई किराया नहीं देगा तो उसको आप किराए पे रखोगे क्या? जल्दी बताओ बेटा, यदि कोई बंदा किराया नहीं दे रहा तो आप किराए पे रखोगे क्या? जल्दी बोलो, निकालोगे ना? तो भैया उसने 4-5 महीने का रेंट नहीं दिया,
वो डूब गया, अब हमने उसको किराए मतलब उसको क्या किया, प्रॉपर्टी खाली करा दी। ऐसा किराएदार जो रेंट नहीं देता बेटा, उसको अपन क्या करते, दूसरा मकान किराए पे दे देते हैं क्या? तो कहीं मिले तो उसकी मुंडी तोड़ देंगे, मकान और किराए पे देंगे। फिर अपने जानकारी जितने भी लोग हैं ना सबको बता भी देते हैं इस बंदे से दूर रहना, यही वो किराएदार है तो रेंट नहीं देता, जो खा जाता है। देखो ध्यान से इसकी शकल, मतलब क्या कह, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आपने जब किराएदार ने किराया पे नहीं किया तो उसको आपने क्या किया, मकान से निकाल दिया, प्लस अपना कोई और मकान किराए पे क्यों दोगे भैया, पागल थोड़ी है। एंड रीजनेबल स्टेप हैव बीन डन फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है इसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिडक्शन कैसे मिलेगा, जो मैंने बताया कि जो एक्चुअल रेंट होता है वो क्या होता है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन कब मिलेगा, जब ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी। जब ये चारों कंडीशन नहीं आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन आ जाओ फटाफट, क्वेश्चंस पे आ जाओ। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेस। कितने मकान है बेटा, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ 4 हाउसेस विच आर ऑल लेट आउट, और जिससे पूछो ओनली वही आंसर देगा, कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड द जीएवी in each case giving the reasons for your answer। बेटा लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, कितने मकान है मिस्टर एक्स के, तो 4 में से 2 क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट, जिससे पूछो ओनली वही 2 क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट, और कितने टैक्सेबल होंगे 2। कंफर्म बेटा, तेज बोलो कंफर्म। नहीं बेटा, बेटा ऐसे नहीं, पाप लगता है। जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुमसे पूछूंगा, तब तो मुझे पता है किससे क्या क्वेश्चन पूछना है, तो तुमसे तुम्हारे लायक क्वेश्चन पूछूंगा तब बोला, तब तुम नहीं बोलोगे। हाँ बेटा सही है, चारों को आपने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल, एग्जेम्पशन वाली बात नहीं आती है। यदि सेल ऑक्यूपाइड होती तो 2 सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेते, एग्जेम्प्ट कर लेते। एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में 3 दे रखी है, 4 क्यों लिखा हुआ है, तो अपन क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ये लो, इतना सही चेंज करना पड़ेगा। यस करें साथ में, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का, देखते समझ में आ जाता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स और कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ऑल दी 3 हाउसेस। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे, वन इज हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज, जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, जो दे नहीं रखा अपन मानेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट के अंदर कवर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 मत कर देना, कभी रेंट 0 नहीं होता, कभी रेंट 0 नहीं होता। जो आपका गांव है ना, गांव जहां रहने का मन नहीं करता, जहां ऐसे गड्ढे, वहां भी 5 रुपए का रेंट तो हो गई। रेंट तो हर जगह का ही होता है, 100 रुपए का रेंट होगा, 200 रुपए का रेंट होगा, रेंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन कभी ऐसे बोल सकते हो कि रेंट 0 है, रेंट 0 होता है कि बेटा कभी, तो इसका मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट को 0 मान लेते हैं। एक्चुअली में एक लाइन दे रखी है, दीज आर कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, इसका मतलब वो रेंट के अंदर कवर्ड है, तो रेंट ज्यादा नहीं है, मतलब सही है। तो अपना क्या वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर आया उसको अपन डायरेक्टली ईआर मान लेंगे, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट के अंदर कवर्ड है। तो फिर उसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब बताओ कितनी हायर, लोअर नहीं, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते तो विच एवर इज लोअर लेते, तो वो तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, तो एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। हायर को क्या बोलेंगे, जीएवी। जीएवी कितनी कितनी आ रही है हाउस वन में,
30 or 36, whichever is higher. 36 with 32, whichever is higher. Again whichever is higher. तो क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही? जीवी कितना आएगा? इतना कंफ्यूजन तो आपका कभी किसी बैच में नहीं आया, फर्जी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। आवाज नहीं आ रही? आ रही ना सबकी आवाज? कंफर्म सबने कर लिया बेटा? वापस से बोलता हूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड 30 और 36 व्हिचएवर इज हायर। 36 स्टैंडर्ड एंड एनी तो कवर्ड है, तो यही आपका ईआर हो गया 36। नाउ कंपेयर विद एक्चुअल एंड 32 व्हिचएवर इज हायर, तो जीएवी आ गया आपका 36,000। 20, 24, 24, 24, 28, 28, 35 और 32, 35, 35 और विथ 30, 35। लॉक कर दूं? फर्जी क्वेश्चन, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। आ गया तो फ्री के 3 नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ, मैंने बोला था ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो देख लेना, सिली मिस्टेक है। तो मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेस विच आर ऑल लेट आउट एंड नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, इसलिए स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस। बेटा हाउस 1 का जीएवी कितना आएगा जल्दी बताओ? ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द हाउस प्रॉपर्टी 1 40,000। 40,000 एक ऑप्शन। म्युनिसिपल वैल्यू इधर देखो एवरीवन, मेरा इधर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर 36 को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 30 को कंपेयर करोगे विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो जीवी कितना आएगा? 40,000 रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी 2, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर 28 कंपेयर विद द 35 विच एवर इज लोअर, तो 28 कंपेयर विद 30 विच एवर इज हायर, जीएवी इज 30,000। जल्दी तो नहीं लगा ना? कंफर्म? हाउस प्रॉपर्टी 3, जीएवी कितना आएगा? 35 और 30 विच एवर इज हायर, 35 कंपेयर विद 36 विच एवर इज 35, तो 35 कंपेयर विद 32 विच एवर इज हाउस प्रॉपर्टी 4 36। चेक कर लें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 36 कंपेयर विद 40 विच एवर इज लोअर 36 और 32 विच एवर इज हायर। और मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट डे ही है जब हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए, वैसे आज अपन ने बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए, कल डीपली जाएंगे। तो जितना मैंने पढ़ा है वैसे तो मुझे लगता है जो क्लास में परसेंट है उन सबको तो याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा फॉर्मेट, फिर भी एक बार और पढ़ के आना। बाकी कल अपन इसके अपर लेवल के जो क्वेश्चन है वो कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।